ज्योग्राफी विद सतीश चंद्रा के चैनल पे आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर तथा जीआईसी के लिए नए सेशन का शुभारंभ करते हैं। इससे पहले हमने टीजीटी पीजीटी की जो कक्षाएं ली थी उसमें अनेक स्टूडेंट ने फ़ोन करके बताया कि उन्हें बहुत लाभ हुआ है तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन सीरीज के लिए भी उन्होंने डिमांड की है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो 2017 में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था। प्रीवियस ईयर के पहले हम क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका पैटर्न क्या है, कौन से सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इनका लेवल क्या है, ये हम देखेंगे। फिर हम चैप्टर वाइज भी आपको क्लासेस कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे और क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी कराएंगे। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। शुरू के 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन हैं वो जीएस के हैं। जीएस के लिए हम आपको अलग से करा देंगे, जितने भी अभी तक के एग्ज़ाम हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें जो जीएस वाला सेक्शन है वो हम अलग से करा देंगे। हम ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं जो 31 से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। तो ये 2017 का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित अवधारणाओं में से किससे संबंधित है। कथन दिया हुआ है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अवधारणाएं दी हुई है, पैराडाइम, और आपको बताना है कि किससे संबंधित है यह कथन। तो ऑप्शन ए संभाव्यवाद, ऑप्शन बी निश्चयवाद, ऑप्शन सी संभववाद तथा ऑप्शन डी रुको और जाओ निश्चयवाद। तो इसका सही उत्तर है संभववाद। जो टिक लगा हुआ है आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संभववाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन जीवमंडल के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है कि जीवमंडल के 4 ऑप्शन दिए, कि जीवमंडल के बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। आप नहीं पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, जीवमंडल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। ऑप्शन बी, जीवमंडल के जैविक एवं अजैविक संगठन एवं ऊर्जा संगठक होते हैं। ऑप्शन सी, इसके 2 प्रमुख तंत्र हैं, स्थलीय एवं जलीय। ऑप्शन डी, इसकी ऊपरी सीमा वायुमंडल में मात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता तक निर्धारित होती है। तो बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन ए सही नहीं है, जिसमें दिया हुआ है कि जीवमंडल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। तो जीवमंडल की औसत मोटाई लगभग 20 किलोमीटर होती है। जैसा कि आप चौथा ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें दिया हुआ है कि इसकी सीमा वायुमंडल के मात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता तक निर्धारित होती है। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता क्षोभ मंडल तक अधिक मापी जाती है। तो इसकी जीवमंडल की औसत मोटाई भी क्षोभ मंडल की औसत मोटाई के आसपास होती है। तो इसकी औसत मोटाई 20 किलोमीटर तक मानी जाती है। ऑप्शन ए गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, कथन ए तथा कारण आर। आपको कूट के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या सही हो सकता है। तो ए, कथन ए, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। तो बिल्कुल घटी है। अगर आप अभी तक के दशकीय वृद्धि में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। तथा कथन आर, भारत में जनसंख्या के लिए समुचित नियोजन नहीं किया गया है। तो ये गलत है, भारत में जनसंख्या के लिए समुचित नियोजन किया गया है तथा ए सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 2 सूची दी गई है, सूची ए तथा सूची बी, सूची 1 एंड सूची 2। एक तरफ स्थलाकृतियाँ दी हुई है, दूसरी तरफ कि किसके थ्रू बनी है वो स्थलाकृतियाँ दी हुई है। आपको मिलान करके कूट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ए में दिया है बैथोलिथ। बैथोलिथ को आप आग्नेय चट्टानों से मिला देंगे। ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप आंतरिक स्थलाकृति है बैथोलिथ और यह आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित होती है। तो इसे आप 3 से मिला देंगे। बी कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टान है, ये चट्टान है जो अवसादी चट्टान है। और सी बरखान। बरखान को आप बालुका स्तूप से मिला देंगे। एक प्रकार का यह बालुका स्तूप है, बालुका स्तूप का प्रकार है ये बरखान। और डी पिंगो। पिंगो परमाफ्रॉस्ट से आप मिला देंगे, स्थायी बर्फीला क्षेत्र में पिंगो बनता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
ए का 3, बी का 4, सी का 1 तथा डी का 2। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी एक कारण दिया हुआ तथा एक उसका कथन दिया गया है और आपको कूट के अकॉर्डिंग ही उत्तर देना है इसमें भी। तो कथन ए है, सामाजिक भूगोल स्थान में व्यक्त सामाजिक तथ्यों की एक व्याख्या है। तो बिल्कुल सही है, सामाजिक भूगोल में स्थानों को व्यक्त किया जाता है। और आर इसका कारण है कि भूगोल किसी तथ्य की व्याख्या में स्थान विवरणी उपागम अपनाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है और सही व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार इसका उत्तर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 36 कि निम्नलिखित स्थानों में कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का चेरापूंजी अर्थात दक्षिण में वो स्थान जहाँ पे उत्तर भारत के चेरापूंजी के समान वर्षा होती हो। तो ऑप्शन ए सिमोगा, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन सी अगुम्बे तथा ऑप्शन डी अम्बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अगुम्बे। अगुम्बे को दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। ये 1 लाइनर प्रश्न, बहुत आसान सा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सपाट शिखर वाले समुद्री टीले को कहा जाता है। ऐसा समुद्री टीला जिसका ऊपरी शिखर सपाट हो गया हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए भित्ति, ऑप्शन बी निमग्न द्वीप या गुयाट, ऑप्शन सी शोल या ऑप्शन डी किनारा। तो सपाट शिखर वाले समुद्री टीले को निमग्न द्वीप या गुयाट कहते हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, नेट के एग्ज़ाम में भी कई बार आया हुआ है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ परियोजना दी गई है तथा एक तरफ उनका राज्य दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए कुंडाह परियोजना गुजरात से, ऑप्शन बी इडुक्की परियोजना केरल से। तो बिल्कुल सही है, इडुक्की केरल में है। पेरियार नदी पर बना हुआ है इडुक्की परियोजना। ऑप्शन सी तवा परियोजना मध्य प्रदेश। तो तवा परियोजना तवा नदी पे बना हुआ है मध्य प्रदेश। और डी पूचमपाड़ परियोजना आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल सही है, पूचमपाड़ परियोजना आंध्र प्रदेश में है। जो ऑप्शन ए दिया गया है कुंडाह परियोजना गुजरात, तो ये गलत है। कुंडाह परियोजना कुंडा नदी पर है और ये तमिलनाडु की नदी है। कुंडा नदी तमिलनाडु की है, तो आप इसे तमिलनाडु अगर लिखा रहता तो सही होता, गुजरात से सुमेलित नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, मतलब अर्थात ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। आप जानते होंगे कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मृदा वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि मृदा वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत करने के लिए कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जेपी ग्राहम, ऑप्शन बी DR केस्टर तथा ऑप्शन सी GF मार्बट या ऑप्शन डी DF फ्रेसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी GF मार्बट। मार्बट जो संगठन बना था मृदा वर्गीकरण के लिए, उसके हेड थे ये मार्बट। तो इस प्रकार उत्तर सी सही हो जाएगा, GF मार्बट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी राय में भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। ये कई बार नेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि ज्योग्राफी इज़ अ कोरोलॉजिकल साइंस। तो ऑप्शन ए है इसका हार्टसोन, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी हेटनर या ऑप्शन डी वेरेनियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हेटनर। सब जानते होंगे, बहुत सरल सा प्रश्न है। कोरोलॉजिकल साइंस हेटनर महोदय ने कहा था भूगोल को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर प्रकाश डाला। व्यवहारवादी वातावरण पर प्रकाश डाला। बिहेवियरल इन्वायरमेंटल इन जियोग्राफी की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर किर्क हो जाएगा। सब जानते होंगे व्यवहारवादी उपागम किर्क महोदय ने दिया है। ये भी नेट में कई बार पूछा गया है। तो ये 3-4 प्रश्न हमने अभी तक देखा जो नेट के आए हुए हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि नेट का भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम प्रोफेसर के लिए।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कालावधि को भू आकृति विज्ञान का स्वर्णिम युग कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में भू आकृति विज्ञान का स्वर्णिम युग है। तो ऑप्शन ए है 1875 से 1920, ऑप्शन बी है 1825 से 1875, ऑप्शन सी है 1920 से 1965 और ऑप्शन डी है 1970 से 2010। तो 2010 तो बिल्कुल नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है, 1875 से 1920। 1875 से 1920 की कालावधि को संयुक्त राज्य अमेरिका में भू आकृति विज्ञान का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिष्ट जनसंख्या मॉडल के प्रवर्तक थे। अभिष्ट जनसंख्या मॉडल अर्थात ऑप्टिमम पॉपुलेशन मॉडल। ऑप्टिमम पॉपुलेशन मॉडल, तो ऑप्शन ए कार्ल सैंडर्स, ऑप्शन बी जॉर्ज एम वुडवेल, ऑप्शन सी वॉरेन थॉम्पसन तथा ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रायड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल सैंडर्स। हालांकि ये प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं कार्ल सैंडर्स, फिर भी और कोई नहीं है जिन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे अपना कार्य दिया हो इस ऑप्शन में। तो इस प्रकार उत्तर ए सही हो जाएगा, कार्ल सैंडर्स। कार्ल सैंडर्स ने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन वह होती है जो अधिकतम कल्याण करे, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। ऐसी जनसंख्या जो अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करे। और इस संकल्पना का विकास सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप तथा यूएसए में हुआ था। और अनुकूलतम जनसंख्या शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम कैंटिलोन ने किया था। कैंटिलोन महोदय ने अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया था। डाल्टन भी इस संदर्भ में अधिक पूछे जाते हैं। डाल्टन महोदय का कथन जीआईसी में आया हुआ है। डाल्टन महोदय का कथन, तो डाल्टन महोदय ने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। यह जीआईसी 2009 में आया था शायद, तो आप देख लीजिएगा किस ईयर में आया हुआ है। जीआईसी में आया हुआ है यह प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में प्रशासनिक नियम संदर्भित करता है। ये भी प्रश्न नेट में आया हुआ है कि प्रशासनिक नियम क्रिस्टॉलर का k=7 प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है इसका k=3, तो यह बाजार नियम को संदर्भित करता है। और ऑप्शन बी है k=4, तो यह परिवहन नियम को संदर्भित करता है। और ऑप्शन सी है k=7, तो यह प्रशासनिक नियम को संदर्भित करता है। और ऑप्शन डी है k=9, तो ये 3 का ही गुणज है, तो ये बाजार नियम से ही रिलेटेड है। k=9 3 का ही गुणज है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी k=7। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण से नगर प्रव्रजन में सबसे प्रभावी कारण तत्व है। ए शिक्षा, बी विवाह, सी रोजगार, डी ग्रामीण परिवार स्थानांतरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रोजगार। रोजगार के लिए लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं रोजगार के लिए, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एडवर्ड एकरमैन के जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल आता है। तो एडवर्ड एकरमैन ने 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश को संदर्भित किया था, जिसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है यूरोप सदृश प्रदेश, तीसरा है ब्राज़ील सदृश प्रदेश और चौथा है मिस्र या चीन सदृश प्रदेश। और एकरमैन ने एक 5वां दिया था जो आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यूरोप सदृश प्रदेश। आप जो इसमें टिक लगा हुआ है डी, आप उसे मत देखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी यूरोप सदृश प्रदेश। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश प्रदेश, तो इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। तथा बी यूरोपीय प्रकार के क्षेत्र, तो इसमें यूरोप के देश आते हैं, सारे यूरोप के देश, तथा उनके अलावा जापान, इजराइल और रूस भी आता है। तो इसमें इजराइल भी आएगा इसी प्रदेश में। जापान, इजराइल और रूस भी आता है एशिया के, और बाकी यूरोप के देश आते हैं। और अगर हम मिस्र और चीन तुल्य प्रदेश की बात करें तो इसमें मिस्र, चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफ्रीका के कुछ देश आते हैं।
अगर हम डी की बात करें, ब्राज़ील तुल्य प्रदेश में लैटिन अमेरिका, जहाँ पे ब्राज़ील भी उसी का एक देश है, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देश ब्राज़ील तुल्य प्रदेश में आएंगे। और पांचवा है इनका आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश। तो आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश में शीत एवं उष्ण मरुस्थल आते हैं। तो आप ये सब नोट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है? भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, आर्यभट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने कहा कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? ज्यामिति भूगोल की भाषा है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है टी हैंगर स्टैंड, ऑप्शन बी है पीटर हैगेट तथा ऑप्शन सी है B.J. एल्बेरी, ऑप्शन डी है विलियम बुंगी। तो ज्यामिति भूगोल की भाषा है, अगर हम ये सीधे सेंटेंस को देखें तो ये यूक्लिन एक विद्वान है, उनका है यूक्लिन, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और विलियम बेरी ने ज्यामिति भूगोल पे काम किया है, तो हम इन्हें मान सकते हैं कि इसका उत्तर B.J. एल्बेरी होंगे। तो हम इन्हें मान सकते हैं। अगर शेयर आंसर की में बेरी ही आया था, तो अगर आपको इस पर कुछ और भी जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 4 कथन दिया गया है, कूट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सही है। तो ऑप्शन ए है मांसाहारी खाद्य श्रृंखला के चौथे पोषण स्तर पर होते हैं। मांसाहारी खाद्य श्रृंखला के चौथे पोषण स्तर पर होते हैं, तो यह गलत है। दूसरा है स्वपोषी शाकाहारियों की ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जो स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। वो शाकाहारी नहीं, वो हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, और उन्हें शाकाहारी खाते हैं। तो इस प्रकार दूसरा सही है कथन। और तीसरा है मांसाहारी अपनी ऊर्जा शाकाहारियों से प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है कि मांसाहारी शाकाहारियों को खाते हैं। और चौथा है कि सर्वाहारी अपनी ऊर्जा स्वपोषियों से प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है। सर्वाहारी हालांकि मांसाहारी और शाकाहारी और स्वपोषियों को भी खाते हैं, तो ये कथन भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य में वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत सर्वाधिक है? 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें प्रतिशत में पूछा है, तो ऑप्शन सी झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अन्य ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड तथा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। क्वेश्चन और भी हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे, स्पीड में करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना ने उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन हेतु विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया? तो विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। अगर हम इनके अन्य ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना तथा ऑप्शन डी 3री पंचवर्षीय योजना। तो विकास केंद्रों की बात हुई थी ए ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसमें एक तरफ चोटियाँ दी हुई हैं तथा एक तरफ देश दिया गया है कि कौन सी चोटियाँ कौन से देश में स्थित हैं। आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है, बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। नहीं पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए अकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कोटोपैक्सी सूडान, तो ऑप्शन बी कोटोपैक्सी जो सूडान दिया हुआ है, सूडान में नहीं, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तो इस प्रकार यही गलत उत्तर हो जाएगा, अर्थात जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो पूछा गया यही सही उत्तर हो जाएगा। पूछा है कि कौन सही नहीं है। और ऑप्शन सी को देखें, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, तो किलिमंजारो बिल्कुल तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी देनाली, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोटोपैक्सी जिसे सूडान से मिलाया गया है, जबकि सूडान नहीं।
इक्वाडोर से मिलाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक उपागम अपनाया गया। बहुतात्विक उपागम किसने अपनाया? तो ऑप्शन ए अल्फ्रेड राइट ने, ऑप्शन बी डी थॉमसन ने, ऑप्शन सी स्टेन दी गियर द्वारा तथा ऑप्शन डी CF जोन्स द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेन द गियर द्वारा बहुतात्विक उपागम को अपनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किसमें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो आप जानते होंगे कि न्यू इंग्लैंड भले ही इंग्लैंड जैसा नाम है कि लोगों को लगेगा कि यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन यह औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया था। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रथम विवरण दिया था वो जोसेफ फोरियर द्वारा दिया गया था। जोसेफ फोरियर महोदय ने ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जोसेफ फोरियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रीजनल प्लानिंग में कौन से विद्वान ने दार्शनिक पृष्ठभूमि डाली थी? तो ऑप्शन ए बेंटन मैकाय, ऑप्शन बी JR बोडविले, ऑप्शन सी MJ विल्सन तथा DJ फ्रीडमैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बेल्टन मैकाय। इन्होंने दार्शनिक पृष्ठभूमि डाली थी, रीजनल प्लानिंग में दार्शनिक पृष्ठभूमि डाली थी बेल्टन मैकाय ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, राज्य दिए गए हैं, भारत के राज्य दिए गए और बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में कुल साक्षरता 2011 के अकॉर्डिंग जो इनकी साक्षरता है उनके अनुसार इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम में लगाना है, आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा मिजोरम, फिर हो जाएगा उत्तराखंड, फिर हो जाएगा राजस्थान और फिर हो जाएगा बिहार। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको सिर्फ मिजोरम भी याद है तो भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो दूसरे से मैच करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2, 4, 3, 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ अगले प्रश्न में एक तरफ दो सूची दी गई है, एक तरफ जनजातियाँ दी गई हैं तथा दूसरा उन जनजातियों का निवास क्षेत्र दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी जनजातियाँ कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं। जो ए है पिग्मी कांगो बेसिन में निवास करती हैं, तो इन्हें दूसरे से मिला देंगे। और मसाई केन्या तथा तंजानिया प्रदेश में निवास करती हैं, इन्हें तीसरे से मिला देंगे। और टूटसिस ये मध्य अफ्रीका की जनजातियां हैं तथा बुशमैन ये कालाहारी की जनजातियां हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 तथा डी का 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में एक तरफ दिया गया है अग्रणी राजनीतिक भूगोलवेत्ता तथा दूसरी तरफ कि ये कौन से देश से रिलेटेड है, कौन से देश के निवासी हैं। तो स्पाइकमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, तो ए का 3। और मैकिंडर ग्रेट ब्रिटेन के हैं, तो बी का 4। और हाउस ऑफर जर्मनी के हैं, तो सी का 2। और केजेलन ये स्वीडन के हैं, तो ए से मिला देंगे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी दो सूची दी गई है, सूची 1 तथा सूची 2। सूची 1 में झील दिया गया है तथा सूची 2 में कि वो कौन से राज्य में स्थित है, राज्य दिया गया है। तो बहुत सरल सा प्रश्न है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की झील है, तो इसे आंध्र प्रदेश से मिला देंगे, तीसरे से मिला देंगे। लोकटक झील मणिपुर की झील है, तो इसे 4 से मिला देंगे। तथा सी लोनार झील यह महाराष्ट्र की है और पुलिकट तमिलनाडु की झील है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बहुत सरल प्रश्न है, इसलिए हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1985 तथा ऑप्शन डी 1997। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। आसान सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन पुस्तक लिखी। तो ऑप्शन ए अल्फ्रेड माहन, ऑप्शन बी कार्ल हाउसहोफर, ऑप्शन सी निकोलसन जे स्पाइकमैन, ऑप्शन डी
निकोलसन जे स्पाइकमैन, ऑप्शन डी हेलफोर्ड मैकिंडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल हाउसहोफर। कार्ल हाउसहोफर की पुस्तक है जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। हालांकि इसमें माहन में कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि माहन ने भी ओशन पे बहुत काम किया है, लेकिन ये माहन की पुस्तक नहीं है। जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन ये कार्ल हाउसहोफर की पुस्तक है। और माहन ने भी एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री ये माहन की है, अल्फ्रेड माहन या अल्फ्रेड महान लिखा गया है, माहन होता है, अल्फ्रेड माहन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का एक भूवैन्यासिक कारण नहीं है? भूवैन्यासिक कारण नहीं है राष्ट्र का। तो राष्ट्र की अवस्थिति उसका इम्पोर्टेंट है, उसकी साइज़ की आकार कैसे होगा? ऑप्शन बी साइज़ आकार, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी आकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आकृति। आकृति मायने नहीं रखती है कि उसकी कैसी हो किसी राष्ट्र का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ऊष्मन का प्रमाण नहीं है? तो ऑप्शन ए वायु तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी पर्वतीय तथा महाद्वीपीय हिमनदियों का पिघलना, ऑप्शन सी वर्षा प्रारूप में परिवर्तन, ऑप्शन डी नगरीकरण निर्वनीकरण। तो यही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा कौन नहीं है। तो वैश्विक ऊष्मन का प्रमाण नहीं है नगरीकरण और निर्वनीकरण, बल्कि ये इसके कारण हैं। नगरीकरण निर्वनीकरण वैश्विक ऊष्मन का कारण है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो सुनने में भी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। आज हम इतना करेंगे, अगले सेशन में हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। अभी तक जो हमने देखा है कि इसमें नेट के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट किए हैं और हालांकि सरल प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर पे विशेष ध्यान देना कि आप सॉल्व पेपर करते रहें। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों